और हमारे शहर का नुमाइंदा बिल्कुल नाकाम साबित हो चुका है। मेरा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से सवाल है कि आपने एमएलए की हैसियत से आवाम में कितनी रिलीफ तकसीम की, कितनी किट बांटा? जो हैदराबाद से जकात का माल आया, आधा इधर गया आधा उधर गया, बाकी का हिसाब ही 64 किट का नहीं मिल रहा। जमीयत के नाम पर जो माल आया, जो किट आई, मेरे पास सबूत मौजूद है कि इन्होंने इनके घर के अंदर वो खाली करवाई। अगर ये चाहते तो जमीयत के दफ्तर के अंदर खाली करवा कर बाकायदा आवाम को बताकर वो तकसीम करते। ये गवर्नमेंट का माल इन्होंने बांटा, ये अपने नाम से बांटते। मैं तो ऐसा मानता हूं कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को पूरे शहर के गरीब, अमीर, बुनकर, मजदूर ने वोट दिया था। वो चाहते तो बुनकर भाइयों को गुजारिश करते कि मजदूर भाइयों का ख्याल रखा जाए, लेकिन मजदूर भाइयों के साथ तो इन्होंने मुनाफिक का काम किया है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब और मेरे मुखालिफ जो पार्टी हैं, उनकी ऐसी समझ थी कि शेख आसिफ को इलेक्शन हरा दो तो इसकी सियासी वजूद खत्म हो जाएगा, और इसीलिए वो ये कोशिश करते हैं कि ऐसे इल्जामात लगाए जाए ताकि हमारे हौसले पस्त हो जाए। लेकिन हमारे हौसले पस्त होने वाले नहीं, हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। मैं महाराष्ट्र असेंबली के अंदर 5 साल मैंने गुजारा हूँ, और महाराष्ट्र की जबान मराठी है, और मराठी में अरबी समुंदर ही बोला जाता है। असेंबली के रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। जिस दरख्त के ऊपर फल होता है वहीं पत्थर आते, और आज हम लोग कारपोरेशन पे इक्तिदार पर है। जो लोग इल्जामात लगाते हैं वो लोग ने आज तक मेरे परिवार के ऊपर एक भी इल्जाम साबित नहीं कर पाए, जितने इल्जाम उन्होंने लगाए। एक एफआईआर शादी सी नहीं कर पाए। और आज तो चोर कौन है? राशन चोर, गरीबों का अनाज चोर कौन है, ये आवाम के सामने आ चुका। पवार वाली पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी के हाथ में इसका इंक्वायरी है, तपास है, उनके ऊपर मुझको भरोसा नहीं है। देखिए सच सच्चाई के साथ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का जो मकसद है, आप लोगों को पता है, शहर की आवाम को पता है कि मालेगांव शहर में चंद रोज़ पहले 11 नंबर राशन दुकान का माल, गरीब आवाम का राशन, चावल, गेहूं, वो ब्लैक मार्केटिंग करते हुए गरीबों का हक मारकर वो माल को धुलिया किसी शख्स को बेचा गया। और स्टार होटल के पास एडिशनल एसपी साहब के स्क्वाड ने, उनकी महाडीबी ने उस माल को पकड़ा, और नवीद आलम और उसका एक साथी उस माल के साथ पकड़ा गया, और 5 दिन की रिमांड पुलिस कस्टडी मिली। और ये शहर की आवाम के सामने बिल्कुल वाज़े और साफ हो गया कि कौन सी पार्टी का वर्कर और किस पार्टी की वो दुकान थी। ये शहर की आवाम के सामने बिल्कुल वाज़े बात आ चुकी है। मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ कि हमारे शहर की गरीब आवाम का राशन का माल इस तरीके का ब्लैक मार्केटिंग किया जा रहा है। आज मैं खुद एफडी ऑफिस गया और मैंने मुकम्मल मालूमात ली। जिस सोसाइटी हैंडलूम सोसाइटी के नाम पर जो दुकान रजिस्टर है एफडी ऑफिस के अंदर, उसी सोसाइटी के नाम पर, उसी हैंडलूम सोसाइटी के नाम पर 5 और राशन दुकान चल रही है शहर में। उसके नंबर 11 नंबर दुकान जो अभी माल पकड़ा गया, 91 दुकान नंबर, 11 नंबर, 15, 53 और 53-1, ऐसी 5 दुकान उस सोसाइटी के ज़रिए शहर में चलती है। आज मैंने जाकर वहाँ पर जानकारी ली और मैंने सवाल पूछा एफडीओ से कि इसका चेयरमैन कौन है, इसका सेक्रेटरी कौन है। नवीद आलम को वहाँ का नौकर बताया गया, और 5 दुकान के ऊपर और 4 नौकर। जब तक चेयरमैन या सेक्रेटरी एफडीओ को लेटर नहीं देता नाम से कि मेरा नौकर रहेगा,
जब तक वो नौकर वहाँ पर काम नहीं कर सकता। जो लेटर मुझको आज वहाँ से मैंने एक कॉपी लिया हूँ, तो उस लेटर के अंदर चेयरमैन बोलकर दस्तखत है, लेकिन चेयरमैन का नाम नहीं है। सेक्रेटरी कौन है ये पता नहीं है, चेयरमैन कौन है ये पता एफडीओ ऑफिस को नहीं है। सवाल ये है कि जिस लेटर हेड के ऊपर 5 नौकरों का नाम हैंडलूम सोसाइटी के जरिए दिया गया, उस पर निहाल अहमद साहब का नाम भी मौजूद है, जो फाउंडर बताए गए। निहाल अहमद साहब के ताल्लुक से मुझे आज कुछ नहीं बोलना है, लेकिन ये कब से भ्रष्टाचार चल रहा है, कब से आवाम का हक मारकर, गरीबों का हक मारकर कब से ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, इसके अंदर कौन सा चेयरमैन है, कौन सेक्रेटरी है, क्या एक सोसाइटी के नाम पर 5 राशन दुकान चलाई जा सकती है क्या, ये ब्लैक मार्केटिंग का माल कौन कौन से शहर में बेचा गया, इसके अंदर कौन मुलव्विस है, इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होना चाहिए। इस तरीके का मुतालबा ज़िला एसपी आरती सिंह मैडम को मैंने किया हूँ, ज़िला कलेक्टर को किया हूँ, और छगन भुजबल साहब जो उस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं उनसे मैंने किया हूँ कि नासिक क्राइम ब्रांच से इसकी मुकम्मल इंक्वायरी की जाए। क्योंकि मुझे शक है पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी के हाथ में इसका इंक्वायरी है, तपास है, उनके ऊपर मुझको भरोसा नहीं है। उसकी वजह है एफडीओ ने बिल्कुल साफ तौर पर एक लेटर 4 रोज पहले ही पवारवाड़ी पीआई के नाम पर दिया था कि चेयरमैन के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन 6 दिन गुजर जाने के बावजूद भी आज तक चेयरमैन कौन है, आज तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया। इसके लिए मुझको पूरा भरोसा नहीं है उन लोगों के ऊपर, इसीलिए नासिक क्राइम ब्रांच को ये इंक्वायरी कराई जाए, इस तरीके का डिमांड मैंने आज किया हूँ। दूसरी बात, कोरोना वायरस हमारे शहर के अंदर बड़ी तेज़ी से आया और अल्लाह का करम है वो चला भी जा रहा है, लेकिन मैंने इससे पहले भी ये बात का जिक्र किया, आज वापस मैं दोहरा रहा हूं कि हमारे शहर का एमएलए मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। उसकी वजह और मेरे पास दलील है। पूरे महाराष्ट्र में कोई भी शहर के अंदर कोऑर्डिनेटर ऑफिसर नहीं भेजा गया, क्योंकि वहाँ का लोक प्रतिनिधि, वहाँ का एमएलए बहुत मजबूत और ऑफिसरान से, डिपार्टमेंट से, सरकार से काम लेने के काबिल है, और हमारे शहर का नुमाइंदा बिल्कुल नाकाम साबित हो चुका है। ये गवर्नमेंट भी समझ रही, और गवर्नमेंट ने समझते हुए पंकज आशिया को भेजा, सुनील कड़ासने साहब को भेजा, ताकि वो शहर के अंदर कोरोना वायरस का खात्मा करने में मदद करें। डिपार्टमेंट का एक जगह करके तालमेल से काम ले सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने उनको भेजा, जबकि ये जिम्मेदारी शहर के एमएलए की होती कि वो पुलिस डिपार्टमेंट से काम ले, वो कारपोरेशन के डिपार्टमेंट से काम ले, वो महसूल डिपार्टमेंट से काम ले, वो हेल्थ डिपार्टमेंट से काम ले, वो एफडीओ ऑफिस से काम ले, वो हर डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट से काम लेने की जिम्मेदारी शहर के लोक प्रतिनिधि की होती है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर नुमाइंदा होता है, असेंबली का मेंबर होता है। मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुए शहर के एमएलए, और इसके लिए 2 ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर रेंज के ऑफिसर को भेजकर बाकायदा डिपार्टमेंट के अंदर तालमेल हो, इसके लिए भेजा गया। ये शहर के नुमाइंदा
नाकाम है, इसके लिए ये आज नौबत इस शहर के ऊपर आई। नहीं, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को पूरे शहर के गरीब, अमीर, बुनकर, मजदूर ने वोट दिया था। वो चाहते तो बुनकर भाइयों को गुजारिश करते कि मजदूर भाइयों का ख्याल रखा जाए, लेकिन मजदूर भाइयों के साथ तो इन्होंने मुनाफिक का काम किया है। रोल तो इन्होंने अदा किया, एक ज़बान गरीब के लिए नहीं खोली इन्होंने। आप लोग देख रहे हैं कि मैंने मजदूरों के ताल्लुक से आवाज़ उठाई, मजदूरों को फ़ायदा हुआ, यही बात उनको ख़राब लगी। और आज आप लोग के सामने है कि साइजिंग एसोसिएशन के लोग मेरे पास वापस चल कर आए, वापस बुनकर भाई मेरे पास चल कर आए और मुझसे काम ले रहे, और मैं उनके काम के लिए आगे बढ़ गया हूँ। तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए, क्वारंटाइन रहे, शहर के आवाम ने देख लिया, मुकम्मल तौर पर इस कोरोना वायरस के पीरियड के अंदर वो नाकाम साबित हुए। अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरीके का बात करके शहर के अंदर जहन आवाम का उस जानिब ना जाए कि वो नाकाम हो गए, और दूसरी जानब मोड़ने की कोशिश वो कर रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब और मेरे मुखालिफ जो पार्टी हैं, उनकी ऐसी समझ थी कि शेख आसिफ को इलेक्शन हरा दो तो इसकी सियासी वजूद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन शहर की आवाम ने देखा कि मैं इलेक्शन हारने के बाद दूसरे ही रोज़ से शहर में निकल गया और वापस आवाम के, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मज़दूर हो, बुनकर हो, मैं उनके काम करने की शुरुआत मैंने कर दी। वापस मैं फील्ड पर आ गया, और इसीलिए वो ये कोशिश करते हैं कि ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाए ताकि हमारे हौसले पस्त हो जाए। लेकिन हमारे हौसले पस्त होने वाले नहीं, हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। इस तरीके के झूठे इल्ज़ामात लोग लगाते रहे। अगर ऐसा होता तो मेरे पास बुनकर काम लेकर नहीं आता। आज भी बुनकर मेरे पास आ रहा है और मैं पहले की तरह उनके काम कर रहा हूँ, और मैंने कोई लड़ाई नहीं लगाई, मैंने कोई बुनकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करवाया, मैंने किसी बुनकर के कारखाने के बाहर धरना नहीं दिया, मैंने किसी को गाली नहीं दिया, किसी को धमकी नहीं दिया, बल्कि मैंने मज़दूर भाइयों के हक़ में अगर आवाज़ उठाई और उनको अगर फ़ायदा होता है तो एक मरतबा क्या, ऐसे में 10 मरतबा मज़दूर के ताल्लुक़ से आवाज़ उठाता रहूँगा। मुफ्ती इस्माइल की जानिब से ऐसा बोला गया है कि हम लोगों ने बहसत एमएलए और एक जिम्मेदार जमात की हैसियत से हमने बहुत सारा काम किया, और साबिक एमएलए मतलब आपने कोई काम नहीं किया। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, सवाल ये है कि मेरा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से सवाल है कि आपने एमएलए की हैसियत से आवाम में कितनी रिलीफ तकसीम की, कितनी किट बांटा? जो हैदराबाद से जकात का माल आया, आधा इधर गया, आधा उधर गया, बाकी का हिसाब ही 64 किट का नहीं मिल रहा, वो भी हैदराबाद से आया, वो माल इन्होंने बांटा। दूसरी बात, मेरे पास सबूत मौजूद है, मेरे पास सबूत मौजूद है। प्रांत ऑफिस से 1000 राशन किट अलग अलग दीनी तंजीमों को दी गई। जमीयत अहले हदीस को दी गई, रज़ा एकेडमी को दी गई, सुन्नी जमीयतुल उलमा को दी गई, इसी तरीके से जमीयतुल उलमा को भी दी गई। रिकॉर्ड पर जमीयतुल उलमा को 150-200 किट दी गई। जमीयतुल उलमा ये शहर की दीनी तंजीम है और हम उसका बहुत एहतराम करते, इज़्ज़त करते और इंशाअल्लाह आइंदा भी करेंगे। लेकिन जमीयत के नाम पर जो माल आया, जो किट आई, मेरे पास सबूत मौजूद है कि इन्होंने इनके घर के अंदर वो खाली करवाई। अगर ये चाहते तो जमीयत के दफ्तर के अंदर खाली करवाकर बाकायदा आवाम को बताकर वो तकसीम करते, लेकिन उन्होंने आवाम को बता के तकसीम नहीं किया। वो कहाँ गई, कहाँ तकसीम हुई? ये गवर्नमेंट का माल इन्होंने बांटा, ये अपने नाम से बांटते। हैदराबाद से माल आया, ये अपने नाम से बांटते।
जाती तौर पर इन्होंने अपने जेब से कितना माल बांटा ये शहर के आवाम को बताए। दूसरी बात, मैं जमीयतुल उलमा एक बहुत फाल तंजीम है, दीनी तंजीम है, मैं एहतराम करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि मालेगांव शहर के क्वारंटाइन जितने लोग थे उन्होंने खाना बनाकर खिलाए, खाना बनाकर खिदमत की, क्योंकि आज मिल्लत की बात थी, कौम के लोग क्वारंटाइन थे, हिंदू मुस्लिम सब थे, मैं मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन जमीयत का इस्तेमाल वो इस तरीके से करते मुफ्ती इस्माइल कि वो खुद सियासी तौर पर इसका फ़ायदा लेने की कोशिश करते कि ये मैं तकसीम कर रहा हूँ, ये खाना मैं खिलवा रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे पास सबूत है, 2000 किलो 20 क्विंटल चावल हुकूमत महाराष्ट्र ने, प्रांत ऑफिस ने कारपोरेशन को दिया और कारपोरेशन ने जमीयतुल उलमा को दी, और वो चावल और जमीयत का पैसा मिलाकर ये तकसीम किया गया, मुफ्ती इस्माइल के जेब से नहीं। आपके बयानात को लेकर अक्सर आपको ट्रोल किया जाता है। अभी हाल ही में कल ही आपको एक लफ्ज़ लेकर अरबी समंदर लेकर ट्रोल किया गया, तो क्या आप ये सब चीज़ों से डरने या पीछे हटने वाले हैं? असल में मेरे वालिद के वालिद, मेरे दादा, वो इस महाराष्ट्र की उनकी जन्मभूमि है, उनकी कर्म भूमि और दफन भूमि भी यहीं रही। मेरे वालिद की भी जन्मभूमि यही है महाराष्ट्र, और कर्म भूमि भी यही है, और अल्लाह ने चाहा तो मेरे वालिद की दफन भूमि भी यहीं रहेगी, और मेरी भी जन्मभूमि भी महाराष्ट्र है, कर्म भूमि भी है, और इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेंगे जहाँ पर भी दफन हो जाऊंगा। लेकिन मैं कोई साउथ से आया हुआ नहीं हूं, मैं महाराष्ट्र असेंबली के अंदर 5 साल मैंने गुजारा हूं, और महाराष्ट्र की ज़बान मराठी है, और मराठी में अरबी समुंदर ही बोला जाता है, असेंबली के रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और मैं कभी भी एक लोक प्रतिनिधि को, अरबी से हमको बहुत मोहब्बत है, उर्दू से बहुत मोहब्बत है, और इंशाअल्लाह मरते दम तक रहेगी, लेकिन एक लोक प्रतिनिधि जब सियासत में आ जाता है या वो लोक प्रतिनिधि होता है, एमएलए, एमपी या कारपोरेटर, तो उसकी कोशिश ये होना चाहिए कि हमारे इंटरव्यू जनता देखने से ज़्यादा, हमारी वीडियो को जनता ज़्यादा देखे, शहर के आवाम से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिसर देखे और गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुँचे। और इसके लिए आप लोगों ने देखा कि मैंने महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर भी हमेशा मराठी जुमले का इस्तेमाल ज़्यादा किया। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मराठी जुमले का इस्तेमाल मैं ज़्यादा करता हूँ, मेरी तकरीरों के अंदर भी मेरी मराठी ज़बान का मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, अल्फाज का। और यही वजह है कि ये शहर इन 5 सालों के अंदर पीछे हो रहा है। 2009 से 2014 तक भी पीछे हुआ, कोई काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, डेवलप नहीं हुआ, और ये 5 साल भी ऐसे ही जाएगा। निहाल अहमद साहब मराठी बोलते थे, मराठी जानते थे। शेख रशीद साहब मराठी जानते थे, मराठी बोलते हैं। शब्बीर सेठ साहब मराठी जानते हैं, मराठी बोलते हैं। हारून अंसारी साहब, आयशा हकीम साहिबा, और मैं भी खुद। और असेंबली में स्पीच देना है तो अगर मैं ख़वातीन हजरात बोलूं तो वहाँ के असेंबली के ना एमएलए को समझेगा, ना मिनिस्टर को, ना ऑफिसरान को। महिला बोलना पड़ता है। अगर मैं बोलूँगा आपसे मैं गुजारिश करता हूँ तो उनको कुछ नहीं समझेगा, तो विनंती बोलना पड़ता है।
तो मैं मेरी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और सरकार तक मेरी बात को पहुंचे, मैं ऐसे जुमले का इस्तेमाल करता हूं ताकि मेरी शहर को उसका फ़ायदा मिले। और जो लोग इस तरीके का सोशल मीडिया के ऊपर, मैं समझता हूं पढ़े लिखे लोग ही ज़्यादा लिखते हैं, अब उनकी अक्ल कितनी काम कर रही है, उनकी तालीम कहाँ पर हुई है, वो खुद इस बात का सोचे कि हम कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ रहे। हमारी सोच महदूद सोच है, वो महदूद सोच को हमको निकालना पड़ेगा और एक बड़ी सोच रखकर हमारे शहर को तरक्की के रास्ते पर अगर ले जाना है तो बहुत बड़ी सोच रखकर हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं उनको यही मशवरा देना चाहूँगा ऐसे लोगों को कि आप लोग पहले इत्मीनान से स्टडी कर ले कि हर इंसान की अलग सोच होती है, अलग लीडर की सोच होती है और मेरी जो सोच है मैं उसके लिए आगे बढ़ रहा हूँ। एक बात तो ऐसा है कि जिस दरख्त के ऊपर फल होता है वहीं पत्थर आते हैं और आज हम लोग कारपोरेशन पे इक़्तिदार पर है और हम लोग हमारी जान को जोखम में डालकर हमने कभी हमारी मौत हो जाए इसकी परवाह नहीं की। आज कोरोना वायरस के अंदर मैं खुद, मेरे वालिद खुद, मेरी मम्मी खुद, मेरा परिवार, हम लोग फील्ड के ऊपर रहे और फील्ड पे रहकर हम लोगों ने काम किया। कारपोरेशन के ज़रिए, हुकूमत के ज़रिए जितना आवाम को सहूलत पहुंचाना था हमने पहुंचाई। और कारपोरेशन के अंदर अगर IHSDP के अंदर कुछ हुआ होगा या कहीं और मिसयूज़ हुआ होगा कारपोरेशन के ख़जाने का, तो ज़रूर उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। मैं तो ये मानने वाला इंसान हूँ कि उसका बिल को रोक दिया जाए, लेटर दे दो, उसकी इंक्वायरी मैं भी चाहता हूँ। और अगर बहुत डीप में जाएंगे तो कौन कौन ठेकेदार उस वक्त थे, कौन लोगों ने आसिया पंकज साहब को घेरा हुआ था, कौन लोग पर्सनल मीटिंग कर रहे थे, कौन लोग आसिया पंकज साहब के हुक्म के ऊपर क्या क्या हुआ, ये मुकम्मल इंक्वायरी होना ही चाहिए। मैं भी इस मानने वाला हूँ और मुकम्मल तौर पर मैं आसिया पंकज साहब ने कौन कौन सा हुक्म दिया कारपोरेशन को, कौन कौन सा इंक्वायरी, कौन कौन सा हुक्म दिया, कौन कौन सा ऑर्डर दिया कि ये काम आप कर लो, किसको ठेका दे दो या कौन सी एजेंसी को नॉमिनेट कर दो, मैं इसकी भी इंक्वायरी कराने वाला हूँ आसिया पंकज साहब की। और ये जो कामों की इंक्वायरी वायरल होना चाहिए। दूसरी बात, टेंट जो बन रहा था, आप लोगों को पता है कि टेंट जो बन रहा था, कोरोना सेंटर जो बन रहा था दरेगांव में, वहाँ बन रहा था मिल्लत ट्रस्ट। मेरे पास अभी आप बोलेंगे तो मैं लेटर बता सकता हूँ। मालेगांव बचाओ मंच के दोनों लेटर अब्दुल हमीद अजहरी साहब, इसाक सेठ, हनीफ सवाल साहब मेरे साथ में कमिश्नर पास आए कि टेंट वहाँ नहीं होना, टेंट मिल्लत ग्राउंड पर होना। हम लोगों ने हामी भरी कि ठीक है, वहाँ नहीं, आप जहाँ चाहते हो वहाँ पर बनाया जाए। दूसरे दिन अब्दुल हमीद अजहरी साहब का बयान आ गया। फिर हमने कहा कि ठीक है, शहर को ज़रूरत नहीं है और हमने भी ये बात को महसूस किया कि कोरोना वायरस कम हो रहा है तो हमको इसको रोक देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने शेख रशीद साहब की क़यादत में खुद लेटर दिया, कांग्रेस के कारपोरेटरों ने, मैंने 3 लेटर दिया और वो टेंट का काम रुकवाया। और न तो मैं दावे से बोलता हूँ कि अगर जिस दिन हम लोग चाह लेते थे तो फजूल खर्चा करवाने का तो हम कर सकते थे, कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन मेरा लेटर इतना हार्ड लेटर था कि सब लोग, गवर्नमेंट ऑफिसरों को काम को रोकना पड़ा, हमने खुद उसको रोका। और ये जो लोग इल्ज़ामात लगाते हैं, वो लोग ने आज तक मेरे परिवार के ऊपर एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं कर पाए, जितने इल्ज़ाम उन्होंने लगाए, एक FIR शादी सी नहीं कर पाए। और आज तो चोर कौन है, राशन चोर, गरीबों का अनाज चोर कौन है, ये आवाम के सामने आ चुका। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इनको ऐसा लगता है तो ये लोग ने इंक्वायरी मांगना चाहिए हमारे परिवार की, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन असल में
वो ये सोचते हैं कि असेंबली इलेक्शन झूठ इल्ज़ामात लगाकर जीत गए, तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि आइंदा कारपोरेशन के इलेक्शन भी झूठे इल्ज़ामात लगाकर जीत लेंगे। लेकिन उनकी ये गैर समझ है। इंशाअल्लाह आइंदा कारपोरेशन का इलेक्शन भी हम लोग सच्चाई पे, शहर का हमने काम किया, पब्लिक का काम किए, इस बेस के ऊपर इंशाअल्लाह हम लोग ही जीतेंगे।